नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का गायत्री एजुकेशन क्लासेस में। आज हम दोस्तों वेक्टर पढ़ने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाए। वेक्टर देखिए, वेक्टर क्योंकि फिजिक्स में आपको मालूम है इसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है, ठीक है। तो कुछ मैं बेसिक्स आपको बता दूं, क्योंकि हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना पड़ेगा, फोर्स पढ़ना पड़ेगा। जब अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे 12th की, तो वहाँ पर बहुत सारे सम करने पड़ते हैं। कभी वेक्टर को एडिशन करना पड़ता है, कभी वेक्टर का जो है सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है, कभी वो किसी एंगल पर है। तो ये कैसे समझेंगे, किस तरह के सवाल वहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ये सब टफ नहीं है, टफ होता है जब वेक्टर सॉल्व करने की बारी आती है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि वेक्टर में क्या क्या समझना है। तो हमारा टॉपिक है, जैसा कि आपने देखा, वेक्टर, ठीक है। देखिए, मान लेते हैं कि कोई भी, मैं जैसे आपको बार बार दूंगा ही, ये मान लीजिए कोई एक वेक्टर है, किसी एंगल पर है ना, थीटा, और ये हॉरिजॉन्टल से इतना एंगल बना रहा है। और मान लेते हैं क्योंकि हम फोर्स ही पढ़ने वाले हैं, तो ये फोर्स है। अब आपको पता है कि जब इसे हम हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व करेंगे तो ये एक्स एक्सिस है, और इस तरफ ये जो जा रहा है ये क्या है, वाई एक्सिस है। तो जब आप इस कंपोनेंट को थीटा की तरफ रिजॉल्व करोगे, तब अपन इसे कहेंगे क्या, इसे कहेंगे एफ एक्स बोल दिया, और इसे कहेंगे एफ वाई। अब हालांकि इसकी वैल्यू जब निकालनी होती है तो हम सीधे लिख देते हैं कि जिस तरफ थीटा होता है उस तरफ कॉस आता है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर क्या, एक सेकेंड, एफ एक्स इज इक्वल टू, जो वेक्टर का नाम है वो लिखा, और जिस तरफ थीटा होता है उस तरफ लिख दिया कॉस थीटा। ऐसे जब अपन इधर लिखेंगे तो वेक्टर का जो नाम है वो लिखा, क्योंकि जब थीटा के विपरीत, ये देखिए जरा, जब थीटा के अपोजिट इसे कंपोनेंट को लेके जाना होता है तब इसे लिखते हैं अपन एफ, और यहाँ पर लिख देते हैं साइन, और ये क्या लिख दिया यहाँ पर थीटा। क्लियर इतनी बात। लेकिन मैं आपको ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा, सॉरी। देखिए, हम क्या पढ़ेंगे कि सर ये जो वेक्टर होते हैं, ये ध्यान सुनिए जरा, है ना, जो वेक्टर होते हैं इनकी पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड होती है। आप समझ जाएंगे थोड़ी देर में, मैं आपको बता रहा हूं आपको। पैरेलल शिफ्टिंग इज अलाउड। अब देखिए, पैरेलल शिफ्टिंग से होता क्या, इसका मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये वाला जो वेक्टर है, ठीक है ना, ये एफ वाला, ये जो दिख रहा है आपको, इसको आप सिर्फ पैरेलल ही शिफ्ट कर सकते हैं, ऊपर और नीचे, ये ऐसे वैसे नहीं जाएगा। अगर ये वाला वेक्टर है तो इसको भी आप पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हैं, ऐसे नीचे की तरफ ले जाइए या तो ऊपर की तरफ ले आइए। ऐसे ये वाला दिख रहा है आपको, ये या तो सीधे चले जाएगा या तो पीछे की तरफ चले जाएगा। तो पैरेलल शिफ्टिंग इनकी अलाउड होती है। इससे होता क्या है, इससे होता ये है कि आप एक ट्रायंगल बना पाते हो। देखो जरा ध्यान से, मान लीजिए हमारे पास ये एफ हो गया, ठीक, नीचे वाला हमारे पास एफ एक्स हो गया। अब यहाँ पर देखिए जरा, ये वाला जो था ये था एफ वाई। अब क्या मैं इसे पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ सामने नहीं लग सकता? बिल्कुल ला सकता हूँ। तो देखिए जरा, आफ्टर पैरेलल शिफ्टिंग क्या होगा, ये जो हमारा एफ था ये वहीं का वहीं है, ये जो हमारा एफ एक्स था ये वहीं का वहीं है। हमने क्या किया, बस इस एफ वाई को, क्योंकि पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड होती है वेक्टर के केस में, तो हम इसको उठा करके इधर ले आए, और ये देखिए जरा यहाँ पर आ गया ये एफ वाई। अब आपको दिखेगा ये ट्रायंगल पूरा का पूरा बन चुका है, जहाँ पर ये 90 डिग्री है और ये कुछ थीटा एंगल होगा। क्लियर हुई बात। अब देखिए, इनका सारा काम कैसे होता है, किस तरह से ये काम करते हैं, ये हम समझेंगे। अब आप ध्यान सुनना, ये जो मैंने आपको भी वैल्यू लिख करके दिखाई ना, ये यहाँ से खुद से निकल के आ जाएगी। कैसे, जरा ध्यान सुनिएगा। मैं आपसे अगर कहूँ, है ना, कलर चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा सा ग्रीन वाला ले लेता हूँ, है ना, मुझे बताते रहना अब आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। देखिए ध्यान से, अगर आपके सामने ये ट्रायंगल हो, यहाँ दिख रहा है आपको ये ट्रायंगल, ये वाला, ये हाइपोटेनस आपकी एफ है, आपकी परपेंडिकुलर एफ वाई है, और आपका बेस एफ एक्स है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हाइपोटेनस आपकी एफ है, परपेंडिकुलर आपका एफ वाई है, और जो आपका बेस है वो एफ ऑफ एक्स है। मुझे बताइए, अगर इस ट्रायंगल से मैं आपसे निकालने के लिए कह दूं कि आप एक बार जरा मुझे साइन थीटा निकाल के दिखाओ, तो आपको पता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। ऐसे में अगर आपसे कॉस थीटा निकालने के लिए कह दूं, है ना, वनडेज बदरी, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन में हाइपोटेनस। क्लियर है बात। अब ध्यान से देखना जरा बेटे, यहाँ पर हमारे पास परपेंडिकुलर में क्या उपलब्ध है, परपेंडिकुलर क्या है हमारा, एफ वाई, तो यहाँ पर आप लिख देंगे एफ ऑफ वाई। ये हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस में क्या उपलब्ध है अपने पास, एफ, तो यहाँ नीचे एफ लगा दिया। ऐसे इधर आइए जरा, बेस में क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, तो यहाँ रख दिया एफ ऑफ एक्स, है ना। हाइपोटेनस में क्या दिया, फिर से एफ दिया हुआ है, ये रहा। अब जरा देखिए दोस्तों, क्या आप यहाँ से एफ एक्स की वैल्यू और एफ ऑफ वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। चलिए इसको वैल्यू को लिख दे जरा यहाँ पर। देखिए जरा, अगर मैं यहाँ से एफ वाई निकालूंगा तो क्या मुझे ये एफ को इसके पास भेजना पड़ेगा? तो यहाँ से देखना जरा, एफ वाई की वैल्यू आ रही है लगभग एफ साइन थीटा, और आपको दिखेगा कि हाँ सर यही तो लिखी थी। आया नहीं आया, है ना। अब जरा नीचे वाले में आइए, अगर यहाँ से एफ एक्स निकालना है तो क्या इसको इधर भेजना पड़ेगा? तो अगर मैं एफ एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो आपको दिखेगा कि हो जाएगी एफ कॉस थीटा। क्या आपको समझ में आया मैंने क्या बताया? तो इसलिए तो देख रहे हैं आपकी प्रूफ करके हमने साबित किया है यहाँ पर, है ना, प्रूफ किया है अपन ने कि क्यों ऐसा होता है कि जब कोई वेक्टर रिजॉल्व होता है थीटा की तरफ तो वो कॉस लगता है, और क्यों जब वो जाता है थीटा के अपोजिट साइड तो उसमें साइन लगता है। ये बात प्रूव्ड है, आप कैसे भी इसे कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे इसी के साथ, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा जरा, पेन ले लूँ मैं। सपोज करिए मैंने आपको दे दिया कि ये 10 न्यूटन है और ये जो एंगल है थीटा,
इसको मैं कह रहा हूँ ये 60 डिग्री है। अब आपको मुझे बताना है कि यहाँ पर एफ ऑफ एक्स कितना होगा, और आपको मुझे बताना है कि जब इस कंपोनेंट को मैं रिजॉल्व करूँगा इधर तो एफ ऑफ वाई की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप इसे रिजॉल्व करना, अब आपको मालूम है कि बार बार रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। यहाँ से व्हाइट कलर ही ले लेता हूँ, ये भी दिख ही रहा होगा आपको। अब ध्यान सुनिए सर, कैसे लिखते हैं सर, इसका फॉर्मूला होता है कि एफ भाई ये जो भी है, ये नहीं समझ में आ रहा तो अपन सीधे उसको वैल्यू को लिख देते हैं। यहाँ देखिए इसकी 10 वैल्यू ये बताई थी ना जो वेक्टर की वैल्यू हो, और फिर थीटा की तरफ जाते हैं तो क्या लिखते हैं अपन, कॉस, और थीटा की वैल्यू कितनी दी है 60, तो यहाँ पे लगा दी 60 डिग्री। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये कॉस 60 कितना होता है 1/2 होता है, इससे कैंसिल हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स आ जा रहा है आपका, एफ ऑफ एक्स कितना आ रहा है आपका 5। ठीक है, 5 न्यूटन आ गया, मान लो अगर ये 10 न्यूटन की ताकत है तो। यहाँ पे जाइए, अगर इस तरफ रिजॉल्व करेंगे तो कैसे लिखेंगे, 10 साइन 60 डिग्री। अब साइन 60 आपको मालूम है √3/2 होता है, तो अगर मैं इसे सॉल्व करने जाऊँ तो मुझे एफ ऑफ वाई की वैल्यू मिल रही है 10 इंटू √3/2, 2 से ये 5 कट गया, यहाँ पर आ रहा है 5√3 न्यूटन। समझ में आया दोस्तों। ठीक है, एक ये बात हुई। अब देखिए ऐसे ही आप बहुत ध्यान सुनिएगा, मान लीजिए मैं आपको ऐसे कोई दे दूँ यहाँ पर कि ये रहा वेक्टर, ये एफ नाम का, और यहाँ पर है थीटा। अब मुझे बताइए ज़रा एफ ऑफ एक्स कितना होने वाला है और एफ ऑफ वाई कितना होने वाला है। अब आप मुझे तुरंत ही इसका आंसर दे देंगे कि सर जिस तरफ थीटा होता है उस तरफ रिजॉल्व करते हैं, तो देखिए ज़रा जो वेक्टर का नाम है वो लिखा जिसको हम रिजॉल्व कर रहे हैं, और सर जिस तरफ थीटा होता है उस तरफ लगाते हैं क्या, कॉस थीटा। अब सर इस तरफ थीटा नहीं है तो जब इसको रिजॉल्व करेंगे तो वेक्टर का नाम तो लिखेंगे, लेकिन जिस तरफ थीटा ना हो उस तरफ साइन थीटा लगा देते हैं। बात समझ में आई है ना। तो इन सब की जरूरत हमें बहुत पड़ने वाली है वहां पर आगे चल करके। ठीक है, अब इतना हमें क्लियर हो गया है, आगे सुनिएगा। देखिए क्या पढ़ना है अब हमें पढ़ना है कि किस तरह से किसी वेक्टर का, है ना, एडिशन करते हैं और उसका सब्सट्रैक्शन करते हैं, है ना, एडिशन ऑफ वेक्टर एंड इट्स सब्ट्रैक्शन। तो बहुत ध्यान सुनिएगा और मैं आपको समझाऊंगा इस बात को अच्छे से। सपोज करिए दोस्तों, आपने महाभारत बहुत बार देखी, मान लीजिए कोई फोर्स इधर से आ रहा है, ऐसा इधर इस पाले से तीर चली, ऐसे ही इस पाले से भी तीर चली, और मान लीजिए वो भी बराबर ही है एफ एफ। तब आपको मालूम है ना, आपने देखा महाभारत में, अगर दोनों तरफ से जो तीर है वो बराबर ताकत की तो बीच में जाकर के वो जीरो हो जाएगी, यानी कि इसमें रिजल्टेंट क्या मिलना है, जीरो। एक दूसरे को दोनों कैंसिल कर लेंगे क्योंकि दोनों बराबर है। ठीक है, अब लेकिन मान लीजिए किसी वजह से दोनों तीर एक ही तरफ से चली, इधर से भी चली एफ, इधर से भी चली एफ। ठीक है, अब क्या होगा, दोनों एक ही तरफ है तो ये दोनों के दोनों यहाँ पर जुड़ जाएंगे, भाई ताकत जुड़ गई ना, एक ही तरफ जा रही दूसरी तरफ, अगर ये अपोजिट आ रही तो बीच में बूम भड़ाम खत्म काम। यहाँ पर आई तो ये क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा, क्यों, f और f मिलकर के 2f हो जाएंगे। क्या होता है कि इन दोनों में तो इंसान बता लेता है बड़े आसानी से रिजल्टेंट को, लेकिन जब भी मैं उससे पूछता हूँ कि मुझे बताओ जरा, ये जब 90 डिग्री पे हो जाए और एक f आपका इधर, एक तीर इधर जा रहा है, एक तीर आपका इधर जा रहा है, अब लोग क्या करते हैं, कई मामलों में इसमें भी रिजल्टेंट जोड़ देते हैं और इसका आंसर 2f दे देते हैं, जो कि गलत है, ये सही नहीं है। ठीक है, तो हमें करना कैसे, ये काम कैसे करता है ना, अब आपको बहुत ध्यान सुनना है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा, देखिए दोस्तों, हम इसको समझने से पहले, है ना, समझ लेते हैं कि बेसिक चीज़ क्या है। मान लीजिए, आप मान लीजिए कि दो वेक्टर हैं, ठीक है, दो वेक्टर हैं, और मैं कोई भी एंगल पे दोनों वेक्टर को कर देता हूँ, ये है Q नाम का और ये है P नाम का। क्लियर है, आपको पता है कि इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं तो बीच में आएगा, यहाँ से ऐसे, है ना, ये रिजल्टेंट हो गया दोनों का। क्लियर है ये बात। अब आपको मालूम है कि Q और P के बीच में जो एंगल है वो थीटा है। ठीक है, जो दोनों वेक्टर के बीच में एंगल है वो थीटा है। तो अगर यहाँ से इस केस में मुझे कभी भी रिजल्टेंट निकालना पड़े, है ना, दीदी की तरह, मैं कोई भी एकदम स्टैंडर्ड कंडीशन ले रहे हैं, है ना, हर तरह की चीज में ये अप्लाई हो जाएगी, सब में मामला खत्म हो जाता है। यहां से अगर निकालना तो कैसे निकालते हैं, r² = p² प्लस q² प्लस 2pq cos थीटा, ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है। ये आपको याद रखना है, चाहे कुछ याद रहे ना रहे, क्योंकि अगर ये याद रहेगा ना तो आप कोई सा भी केस बना सकते हो, ये आपको ध्यान रखना। चलिए अब मेरी बात बहुत ध्यान सुनिएगा। मान लेते हैं सर एक एक क्या करेंगे, इसको एक एक करके इन केसेस पे लगाएंगे, है ना, इन केसेस पे इनको एक बार लगाएंगे। ठीक है, तो आपको दिखेगा कि रिजल्टेंट का फॉर्मूला कैसे काम कर रहा है। आप समझ गए, दो वेक्टर का आपको ये बस स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद रखना है, ये जो मैंने बनाया। इसके बाद से आप सब में से ट्राई करके देखते कि आता है कि नहीं आता है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर जरा देखें, इसे अच्छे से सुनना है और अच्छे से समझना है चीज़ों को, है ना। देखिए सर, बात यह है कि यहाँ पर इसमें इस चीज़ को अप्लाई करने से पहले मुझे थीटा की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि सर मुझे P, मान लो ये आपका Q हो गया, है ना, ये आपकी Q की वैल्यू हो गई, ये आपकी P की वैल्यू हो गई, तो मैं QP तो रख पाऊंगा, लेकिन थीटा तो रख ही नहीं पाऊंगा। थीटा तो मुझे चाहिए होगा। तो बेटा ध्यान सुनिए, एक रूल आया, क्या आया रूल, वो ध्यान सुनना है कि आपको वेक्टर को जब भी जानना हो उसका एंगल, क्या फाइंड करना हो कि दो वेक्टर में एंगल क्या है, तो आप क्या करिए, टेल से टेल उनकी मिला दीजिए, है ना, टेल से टेल। ठीक है, हिंदी की राइटिंग के लिए माफ़ी चाहूँगा,
पर ठीक है, टेल से टेल हमें मिलाना है उसका। तो टेल से टेल कैसे, ध्यान सुनिए, टेल से टेल तो हम पहले केस में, इसको मैं केस बनाता हूँ केस 1, केस 2 और ये हो जाएगा केस 3। ठीक है, तो हमारी सारी प्रैक्टिस होगी। अब ध्यान सुनना, आपको ऐसा कुछ करना है कि ये वाला वेक्टर उठा करके आपको ऐसे रखना है कि इसकी ये देखिए, ये टेल है, ये हेड है ना, याद रखना, ये टेल है, ये हेड है, ये हेड है, ये टेल है। हमें क्या कहा है, टेल से टेल मिलाना है। तो क्या करना पड़ेगा, इस वाले को उठाना पड़ेगा और इसके आगे ऐसे लाके रखना पड़ेगा, ऐसे ही होगा। चलिए मैं अगले पन्ने में बताता हूँ आपको, देखिए जरा ध्यान से। ये अभी ऐसे कुछ जा रहा है एक एफ और एक जा रहा है कुछ ऐसे एफ। मैंने कहा टेल से टेल को मिला देना है, तो ध्यान सुनिए जरा। मान लीजिए ये वाले एफ को तो मैंने एज इट इज ही रहने दिया, इस वाले को मैंने उठाया और यहाँ पर ऐसे रख दिया। देखिए जरा, ये बना दिया मैंने। अब आपको दिख रहा है क्या, मैंने टेल से टेल जोड़ दिया। हाँ सर आपने टेल से टेल, जैसे ही मैंने टेल से टेल जोड़ा आपको दिख रहा होगा कि एक स्ट्रेट लाइन मिल गई है। ये एक तो बार बार सिलेक्ट हो जा रहा है, आपको मिल गया होगा। ये दिख रहा है, ये कौन सा एंगल होता है हम सबको पता है, 180 डिग्री, यानी थीटा कितना है, आप सुन रहे हैं। तो केस वन में हमारे पास 180 डिग्री हमें मिला है। तो चलो कोई बात नहीं, हमें तो पता करना है कि भाई रिजल्टेंट कितना होता है, क्योंकि पिछले वाले पन्ने में आपने साफ साफ बताया कि रिजल्टेंट आपने 0 लिख दिया था। अब हमें चेक करना है कि 0 होता भी है या फिर नहीं होता। तो चलो देखिएगा, यहाँ पर फोकस करिएगा। मैंने लिखा r स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए, इस वाली इक्वेशन में मुझे वैल्यू पुट करने से पहले मुझे मालूम होना चाहिए कि हमारे p की वैल्यू भी f है, हमारे q की वैल्यू भी f है, थीटा की वैल्यू, ये q है ये थीटा है, थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है 180 डिग्री, और हमको मालूम है कि यहाँ पर cos 180 रखना पड़ेगा। तो cos 180 डिग्री होता है -1। ये बात क्लियर हुई, cos 180 डिग्री कितना होता है -1। ये सारी वैल्यू उठा करके मैं इस इक्वेशन में रखने वाला हूँ, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे ही मैंने रखा r स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा f का स्क्वायर, ये हो जाएगा f का स्क्वायर, दोनों क्योंकि सेम है ना वैल्यू हमारी, प्लस यहाँ पर 2f इंटू एफ, और ये कितना हो जाएगा -1। यही था ना, cos 180 हमारा -1 है, हमने रखा। अब यहाँ देखिए जरा, इसको जोड़ दीजिए, ये कितना हो गया 2f का स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये कितना हो जाएगा f और f मिलकर के 2f स्क्वायर, ये माइनस मैंने आगे कर दिया। अब देखिए जरा, क्या ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, r स्क्वायर की वैल्यू 0 है, मतलब r की वैल्यू कितनी है 0। आया नहीं आया आपको, आया नहीं आया क्या? देखिए, क्या मैंने सिर्फ इतना सा डायग्राम देख करके पहले ही बता दिया था कि रिजल्टेंट इनका कितना होने वाला है 0, क्योंकि दो तीर आपस में मिलेंगे, क्योंकि एक जैसी है। क्लियर होगी बात। तो आप देख रहे हो क्या करते हैं कि यानी सर सीख लिया, अच्छा मतलब ये क्या सीखा इस केस में, केस 1 ये कहता है कि whenever the angle between two vectors be 180 degree, then we have to add them, then we have to subtract them, sorry, then we have to subtract them, है ना। तब हमें उन्हें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जैसे चलिए एक एग्जांपल लेते हैं भैया, है ना, मतलब याद रखिएगा जब भी 180 डिग्री हो तो वेक्टर को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। ये आपने अभी भी सीख लिया। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा ये 2 न्यूटन का फोर्स है और इस तरफ आ रहा है 10 न्यूटन का फोर्स है। अब आपने क्या सीखा, टेल से टेल मिलाने के लिए बात, तो बड़ी बात है। देखिए 2 न्यूटन इधर जा रहा है तो 2 न्यूटन को इधर ही रहने दीजिए, 10 न्यूटन को उठाइए, टेल इसकी ये रही, टेल से मिलाना है तो ये टेल से आपने मिला दिया, ये 10 न्यूटन चला गया। अब आपको मालूम है कि क्या करना होता है, जब भी दिख रहा है कि 180 डिग्री है दो वेक्टर के बीच में, है ना, तो हमें क्या करना होता है, वेक्टर को सिंपली, तो रिजल्टेंट कैसे निकलता है, दोनों को माइनस कर दो। यानी अब आप मान लो जैसे ये P है तो P माइनस Q आएगा, है ना, माइनस ही करना पड़ता है उसे, हमें 100 बात की एक बात। यहाँ देखिए जरा, 10 - 2 करेंगे कितना आ जाएगा 8 न्यूटन। अब बात ये आती है कि इसका डायरेक्शन कहाँ पर होगा, जो भी 8 न्यूटन आता है उस रिजल्टेंट का डायरेक्शन, क्योंकि हम वेक्टर पढ़ रहे हैं, वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो अगर हमने ये निकाल लिया है तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, जो बड़ा फोर्स होता है जिस तरफ वो जा रहा होता है उसी तरफ इसका डायरेक्शन भी होने वाला है, यानी इन द डायरेक्शन ऑफ 10 न्यूटन फोर्स। क्लियर हुई बात दोस्तों, ठीक है। अब चलिए, अब दूसरे केस को अपन पढ़ते हैं। हमारा दूसरा केस क्या था, ठीक है ना, दूसरा केस था हमारा कि जब दोनों एक डायरेक्शन में हो, तो मैंने रिजल्टेंट लिखा था 2f। चलिए हम वहाँ पर पढ़ेंगे इसके बारे में, ये वाकई में ऐसा होता है या फिर नहीं होता है। देखिए मैंने कहा था यहाँ पर भी एक f है, यहाँ पर भी एक f है, और दोनों के दोनों इन द सेम डायरेक्शन है, ये हमारा, ठीक है। हमें क्या करना है, हमने तो सीखा हुआ है कि r स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, हमें तो ये मालूम है। अब देखिए, क्या आपको दिख रहा है कि फिर से इस केस में हमारे पास p की वैल्यू भी कितनी है, f ही है,
क्यू की वैल्यू भी कितनी है, एफ है, और थीटा हमें पता करना है, थीटा अभी हमें पता नहीं है। तो थीटा पता करने का तरीका क्या होता है भैया, टेल से टेल को मिला देना होता है। अब ध्यान सुनिए, टेल से टेल को तो मिलाता है, लेकिन कभी भी वेक्टर के डायरेक्शन को चेंज नहीं करते हैं, ये आपके पास राइट्स नहीं है। यानी कि आपको, अब देखो ये टेल को टेल से मिलाना है, लेकिन आप इसको ऐसा नहीं कि पलट देंगे, कभी पलट नहीं सकते आप, तो कैसे मिलाएंगे आप? अब टेल को टेल से मिलाना तो इस वाले को उठाना पड़ेगा, और इस वाले को देखिए उठ नहीं रहा है ना, पहले तो उठ गया था, चलिए कोई बात नहीं, हम यहाँ पे बनाते हैं। अगर इसके एक के ऊपर एक बनाना है तो मान लीजिए पहला वाला एफ है, और इसी के ऊपर मैंने टेल से टेल मिलाई तो वो दूसरा वाला भी इसी के ऊपर आ गया, तो दूसरा वाला एफ भी यहीं पर ही, ठीक है ना। दोनों एफ एक के ऊपर एक हो गए, यानी ओवरलैप कर गए, यानी क्या कर गए, ओवरलैप कर गए। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, जब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गए हैं, अब देखिए क्या पढ़ा है हमने भाई, एंगल कब आता है, जब दो लाइनें कुछ एक दूसरे से दूरी बनाए, है ना, और पैरेलल ना हो तब एंगल बनती है। लेकिन यहाँ पर देखिए जरा ध्यान से, क्या ये दोनों पैरेलल है, और जब पैरेलल होगी तो इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही ना, जब तक दो लाइनें आपस में दूसरे काटेंगे तब तक एंगल बनने वाला नहीं है। अगर ये लाइन और ये लाइन दोनों ऐसी हो गई तो ये कभी भी इंटरसेक्ट करने वाली नहीं है, रिस्पेक्टिव इन्फिनिटी पे बस इंटरसेक्ट करती है, हम फिजिक्स में पढ़ते ही हैं। अब ध्यान सुनिए, जब ऐसा है तो इनके बीच में कोई थीटा बनेगा नहीं, थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो पैरेलल केस में थीटा वैसे भी कितना होता है, 0। तो अब आपने समझ लिया कि सर यहाँ पर थीटा की वैल्यू है कितनी, 0 डिग्री है। अब हम इस इक्वेशन में अपना सब कुछ पुट कर देंगे, जरा देखिए तो ये आ गया यहाँ पर एफ स्क्वायर, ये आ गया यहाँ पर एफ स्क्वायर, ये भी हो गया 2f स्क्वायर ही हो जाएगा, एफ एफ रखूंगा एफ स्क्वायर हो जाएगा। भैया cos 0 कितना होता है, 1, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आप इसे देखेंगे तो जरा ज्वाइन कर दीजिए, कितना आ रहा है, ये हो जाएगा 2f स्क्वायर, ये हो जाएगा 2f स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4f स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब इसको अंडर रूट चढ़ा दीजिए ज़रा, है ना, 4f स्क्वायर, आपको दिख रहा है 2f बाहर आ जाएगा, है ना। रिजल्टेंट कितना आ रहा है भैया, 2f आ रहा है। और क्या मैंने यही बताया था आपको, क्या मैंने आपको यही बताया था, है ना। हम वहाँ पर चलते हैं जहाँ पर हमने ये बात देखी थी, ये देखिए जरा, मैंने कहा था जब दोनों एक तरफ होंगे तो 2f आ रहा है। बात समझ में आ रही है मैं क्या समझा रहा हूँ आपको, है ना। अब सर बचा हमारा केस कौन सा, 90 डिग्री में क्या होता है। अब जब इसमें तो हमने क्या सीखा, दो केस आपने सीख लिए हैं। अगर दो वेक्टर के बीच में कभी भी 180 बने तो हमें दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर देना, बहुत सिंपल रखिए, है ना। जब भी दो वेक्टर के बीच में 180 डिग्री बने तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जब भी दो वेक्टर के बीच में आपका बने 0 डिग्री तो इन्हें ऐड कर दीजिए, 180 डिग्री बने तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और 0 डिग्री बने तो ऐड कर दीजिए। सर लेकिन तब क्या करेंगे जब दो वेक्टर के बीच में 90 डिग्री होगा, उस केस में क्या होगा, तब मेरी बात वो भी सुनिए ज़रा ध्यान से, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, उसको निकालने का तरीका हम यहाँ पर देख लेते हैं। अब हमारे पास थर्ड केस आता है कि जब हमारे जो ये मान लीजिए Q है, ये आपका जो है ये P है, और ये बीच में आ रहा है 90 डिग्री। क्लियर है, अभी सब सीखेंगे इसके बारे में। अब एक बात ध्यान सुनेंगे, अब इसमें बहुत सारे केसेस समझने पड़ते हैं, मैं आपको धीरे धीरे करके बताऊंगा। इस केस में रिजल्टेंट हम कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, उसको ध्यान सुनना है। मान लीजिए एक तो ये तो रिजल्टेंट है, ये रहा, है ना, रिजल्टेंट रहा। अब आपको पहले तो वो निकाल लेना है कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। इसमें बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। सॉरी, चलिए ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब हमें क्या थीटा कितना दिया भैया, थीटा कितना दिया हमें 90 डिग्री, 90 डिग्री यहाँ पे रखेंगे तो cos 90 कितना होता है, 0 होता है। क्या ये पूरा पोर्शन 0 हो चुका है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, यानी सिर्फ क्या बचा आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। क्यों ऐसा किया मैंने, क्योंकि हमें मालूम है कि cos 90 कितना होता है, 0 होता है। तो जैसे ही 0 होगा तो ये पूरा पोर्शन 0 हो गया, खत्म हो गया मामला। अब मुझे यहाँ से आर की वैल्यू निकालनी है अगर, तो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। भैया ये देखिए, ये है आपको किस केस में रिजल्टेंट निकालने का तरीका है, जब आपके दो वेक्टर 90 डिग्री में होंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, तो एक बार रिपीट कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा, सुनिए ध्यान से। जब भी, है ना, केस 1 हमने पढ़ा, व्हेन 180 डिग्री, दो वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो कैसा है, 180 डिग्री, तो सब्ट्रैक्ट करना है, सीधे सब्ट्रैक्ट कर देना है। सेकेंड, व्हेन 0 डिग्री यानी दोनों वेक्टर पैरेलल जा रहे हैं तो दोनों को ऐड कर देना है। और थर्ड केस हमने पढ़ लिया अभी अभी कि व्हेन 90 डिग्री पर दोनों के दोनों इंक्लाइंड हैं, तो हमें उसमें आर निकालने के लिए एक तरीका है, फॉर्मूला है, क्या है वो, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगा देना है। और आपको ये सब देखिए डायरेक्ट भी याद रखिए, डायरेक्ट याद रखना है, लेकिन आपको मालूम है कि ये सारा कुछ इजाद हुआ है इस फॉर्मूले से, ये जो लिखा हुआ है। ये अगर आपको याद है तो आप ये सारे केस अपने आप बना सकते हैं। मैंने आपको बताया टेल से टेल मिलाना और वेक्टर के डायरेक्शन को चेंज करना नहीं है। क्या इतनी बात क्लियर हुई आपके, शाबाश। अभी मेरी बात बहुत ध्यान सुनिएगा। सर मान लीजिए एक इसके क्वेश्चन तो कर ले हम जरा, क्योंकि क्वेश्चन के बिना मामला पता नहीं चलने वाला है। सपोज करो ये याद रहेगा आपको कि 90 डिग्री केस में आर इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर निकालते हैं। अब ध्यान से सुनना जरा, जैसे मान लीजिए मैंने आपके लिए कहा कि ये दोनों के दोनों एफ है, दोनों के दोनों क्या है एफ, और ये आपको दिख ही रहा है ये कितना है 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट यहाँ कहीं बीच में आएगा इनका,
है ना। और वैसे भी ध्यान सुनिए, जब दोनों वेक्टर, ये देखिए ये आपके क्यू की वैल्यू है और ये जो है आपके पी की वैल्यू है, क्लियर है ना, ये पी, ये क्यू वेक्टर, ये पी वेक्टर, क्योंकि दोनों की वैल्यू मैंने दे दी बेटा, है ना, दोनों की वैल्यू एफ और ये भी कितनी है एफ। इसका एग्जाम्पल अगर आप बनाओगे तो मैं ऐसा कुछ कहना चाह रहा हूँ कि ये भी है 5 न्यूटन और ये भी कितना है 5 न्यूटन, तो यहाँ पर क्यू की वैल्यू 5 न्यूटन है और यहाँ पर पी की वैल्यू 5 न्यूटन है। अब ध्यान सुनो, जब भी मैग्नीट्यूड सेम हो और बीच का एंगल 90 डिग्री हो, रिजल्टेंट हमेशा बीच में से जाता है, रिजल्टेंट हमेशा बीच में से जाता है। सर ये आप क्यों बता रहे हो कि बीच में से जाता है रिजल्टेंट जब मैग्नीट्यूड सेम होता है? क्योंकि कभी कभी वो हमसे सिर्फ रिजल्टेंट पूछने में इंटरेस्टेड नहीं होते, कभी कभी वो पूछते हैं रिजल्टेंट का एंगल बताइए। तो मेरी बात बहुत ध्यान सुनिए, रिजल्टेंट का एंगल इस केस में कितना होगा, तो याद रखना जब भी दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम हो, यानी ये दोनों की वैल्यू दोनों बराबर बराबर हो, तो रिजल्टेंट हमेशा बीच में से एंगल कितना होगा भैया, 90 का आधा कितना होता है 45 डिग्री, तो जस्ट बीच में से जाएगा वो। चलो ठीक है, अभी उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, अभी तो मैं आपको कुछ और बताने वाला हूँ। यहाँ पे ध्यान सुनना सर, इसमें हमें लगाना है जरा वो हमारा फॉर्मूला। तो देखिए बेटा, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू और यहाँ पर है बेटा कॉस थीटा। आपको मालूम मैंने कॉस 90 पुट करोगे, ये सब कुछ तो जीरो हो गया, इसको तो हटा दो पूरी तरीके से। आर स्क्वायर, देखो बेटा पी स्क्वायर, पी क्या है एफ का स्क्वायर, है ना। हम इसको सिंपल फॉर्मूला बना लेते हैं पहले, उसके बाद मैं इसमें लिखूंगा जरा, यहाँ देखना। तो ये हो गया क्या अपना पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, आर की वैल्यू तुमने देख ली थी, ये देख लिया था ना, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये हमें मालूम है कि जब 90 डिग्री होता है ये फॉर्मूला लगाते हैं। पी की वैल्यू भी एफ है और क्यू की वैल्यू भी, पी की वैल्यू भी एफ है और क्यू की वैल्यू भी एफ है, यहाँ पे आप रख दो। तो आर इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटा, एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर, ये हो गया 2f स्क्वायर, 1 ही हुआ। तो ध्यान से देखना जरा, आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2f स्क्वायर। आप देखिए रूट 2 तो बाहर नहीं आ पाएगा, लेकिन f बाहर आ जाएगा, तो ये बन गया f रूट 2। कितना बन गया, f रूट 2। और यही शॉर्ट ट्रिक भी है। क्या बताना चाह रहा था कि जब भी दो, देखिए 90 डिग्री का एंगल हो, पहले तो याद रख लो 90 डिग्री का एंगल हो, दो वेक्टर हो, दोनों की वैल्यू सेम हो। 90 डिग्री का एंगल हो, दो वेक्टर हो, दोनों की वैल्यू सेम हो। 90 डिग्री का एंगल हो, दो वेक्टर हो, दोनों की वैल्यू सेम हो। 5 5 10 10 6 6 8 8 और एंगल 90 डिग्री और एंगल 90 डिग्री। तो क्या बताया, रिजल्टेंट हमेशा कहां से जाएगा, बीच में से। तो एंगल टोटल कितना था 90, तो आधा कितना होगा 45। तो रिजल्टेंट कितने एंगल पर इंक्लाइंड है 45 डिग्री। ये लेकिन तब का केस है जब अपने पास दोनों वेक्टर कैसे होंगे, बराबर वैल्यू के होने चाहिए। ये बात हमें क्लियर होती है। अब मेरी बात ध्यान सुनना पड़ेगी, डायरेक्ट याद रखो आप, ये आंसर हमेशा के लिए याद रखो। जब भी दो वेक्टर बिल्कुल बराबर हो ना, तो तुरंत रिजल्टेंट का फॉर्मूला याद रखना एफ रूट 2। जैसे यहां मुझे बता दो जरा कि दोनों बराबर है, मैं तुरंत कह सकता हूं 5 रूट 2 न्यूटन। अरे आया नहीं आया, है ना, यही समझा रहा था मैं आपको बहुत देर। देखिए तो कुछ चीजें क्या है ना, है सब कुछ एक ही फॉर्मूले से निकल रहा है, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा, सब कुछ निकल इसी से रहा है। तो इसमें आपको परेशान नहीं होना, मैं आपको बता रहा हूं, है ना। लेकिन क्या है ना, अपन धीरे धीरे सारी चीजों के शॉर्टकट भी याद करते चले जाएंगे। अच्छा ठीक है, मतलब दो मैग्नीट्यूड अगर सेम हो तो जो रिजल्टेंट जाता है, पहली बात तो बिल्कुल बीच में से जाता है, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। तो रिजल्टेंट ना इधर इंक्लाइंड होगा ना इधर इंक्लाइंड होगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू कैसी थी, सेम थी। तो बीच एंगल में से निकलता है, इसलिए कितने एंगल पे इंक्लाइंड होता है, 45 डिग्री पे इंक्लाइंड होता है। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ इतनी देर से। और हमने देखा कि अगर मैग्नीट्यूड सेम हो, 45 डिग्री का एंगल हो, तो ये कहानी हो जाएगी कितनी। एंगल वाली बात तो मत परेशान हो, मैं बता रहा हूँ, देखो जरा ध्यान से। मान लो बेटा ये एफ है, ये भी एफ है, क्या अभी भी दोनों बराबर है, और मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि दो वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो 60 डिग्री है। अब आप मुझे रिजल्टेंट बता दो कितने एंगल में मिलेगा, तो आप तुरंत बता दो कि मुझे रिजल्टेंट सर बिल्कुल बीच में से जाएगा। क्यों जाएगा बीच में से रिजल्टेंट, यानी बीच में से कैसे, तो एंगल कितना होगा रिजल्टेंट का, तो क्या बता दोगे सर 30 डिग्री। क्यों, क्योंकि पूरा है 60 डिग्री और दोनों के मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है, एफ न्यूटन 10 10 20 20। अब बेटा कुछ भी हो सकता है, ये लो मैंने बोल दिया बेटा ये जो है 30 डिग्री है, ये आपका 5 न्यूटन है, ये भी आपका 5 न्यूटन है। तो आप मुझे बता सकते हो कि रिजल्टेंट का एंगल कितना मिलेगा, 15 डिग्री पर ही मिलना है। अरे आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं आपको इतनी देर से। तो ये सब याद रखिए, है ना। और रिजल्टेंट निकालने का तरीका आपको मैंने बताया, बड़े फॉर्मूले को याद रखो मेन। और 90 डिग्री में बस मैंने आपको बताया 90 डिग्री में डायरेक्ट आता है एफ रूट 2 सर। लेकिन मान लीजिए 90 डिग्री हो और ये सेम ना हो, तब की कहानी। तो आइए बेटा उसको देखते हैं जरा। अब हमें देखा ये हमारे पास 3 है ना, क्यू की वैल्यू हमारे पास 3 है और यहाँ पर पी की वैल्यू हमारे पास 4 न्यूटन है, ठीक है। अब बताइए जरा, अब मुझे एक बात आना बेटा, हमें मालूम है, मान लो मैंने एक लाइन बना दी 45 डिग्री की, ठीक। एक बेटा मैं बना रहा हूं यहां से, एक बेटा बना रहा हूं यहां से। आपसे मैं पूछ लूं ए, बी और सी, विच वन इज द पॉसिबल रिजल्टेंट, विच वन इज द पॉसिबल रिजल्टेंट। तो आपको मालूम चल गया होगा, ध्यान सुनिए सर। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर नो डाउट सी वाला होगा। सर क्यों होगा सी वाला इसका आंसर, मेरी बात बहुत ध्यान सुनना बेटा। क्या होता है, अगर ये दोनों की वैल्यू सेम होती तो फिर हमारा ये बी वाला ही आंसर होता। लेकिन क्या दोनों की वैल्यू सेम है, नहीं। तो फिर हमें ये देखना है कि ज़्यादा कौन है, तो ज़्यादा दिखा हमें 4 है। तो याद रखिए रिजल्टेंट हमेशा ज़्यादा वैल्यू की तरफ चला जाएगा। अगर दोनों के दोनों सेम है तो वो बीच में से जाने वाला है, कितने एंगल में, 45 डिग्री पर।
45 डिग्री पर ही मिलेगा हमेशा, क्योंकि 90 का आधा 45 ही होता है, 60 का आधा 30 होता है, 30 का आधा 15 होता है, तो ऐसे आधा आधा मिलता है। लेकिन तब जब दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होती है। लेकिन क्या मैग्नीट्यूड भी सेम है? नहीं, दोनों के मैग्नीट्यूड कैसे हैं? अभी अलग अलग है। और जब मैग्नीट्यूड अलग होता है तो फिर ये देखना पड़ता है कौन सा वाला जो वेक्टर था उसकी वैल्यू ज्यादा है। जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उसी तरफ रिजल्टेंट इंक्लाइंड होगा, उसी तरफ उसका झुकाव ज्यादा होगा। क्या मामला समझ में आता है? ठीक है, बहुत सिंपल बात मैंने कही है आपसे। इसीलिए बेटा इसका आंसर क्या है? आंसर इज सी। ठीक है, अगर ये भी 4 हो जाए तो फिर आंसर इज बी। क्लियर? लेकिन मान लो बेटा ये 4 हो जाए, ये 3 हो जाए, तो आंसर इज ए। क्या समझ में आता है ना? है ना, सब कुछ समझ में आता है। मैं तीनों चीजें बता देता हूँ यहाँ पे बेटा, देखो ध्यान से। ये मैं 4 बना दूँ, ये मैं 3 बना दूँ। अब मैं तुमसे पूछूं बेटे, है ना, ये वाला बस 45 डिग्री है, ये बना देता हूँ, ये ए, ये बी, ये सी। आंसर मुझे बता दो जरा जल्दी से। आंसर क्या होगा बेटा? आंसर आपको मालूम है, देखो मैंने कौन सा कलर ले लिया है पता नहीं। आंसर आपको मालूम है कौन सा वाला है? बी वाला। ठीक है, एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं जरा, उसकी भी दिक्कत नहीं रहे हमें, है ना। और अब ये क्या बचा? अभी 4 ही बचा है बेटा। अब मुझे बताना जरा, ये लो ऐसे क्वेश्चन आते हैं ए बी सी, ये रहा 45 डिग्री, बताओ आंसर कौन सा होगा? आंसर आपको पता है कि सर बीच में से, तो बी वाला ही आंसर होना चाहिए, 45 डिग्री पर वही उपलब्ध है। सीख पाए आप? तो रिजल्टेंट के एंगल तो आप इस तरह से बता पाएंगे, अलग अलग तो ही बता पाएंगे सर। लेकिन हमें इस केस में रिजल्टेंट जानना था, है ना। किस केस में बेटा? वापस से आते हैं, उसको बना लेते हैं। बहुत ध्यान से देखो, सीखते जाओ आप। ये 3, ये क्यू की वैल्यू है, ये 4 कर दिया, ये पी की वैल्यू है, और ये हम बता दें यहाँ पर 90 डिग्री है, और ये इसका रिजल्टेंट इधर होगा क्या? नहीं, मालूम है ना, ये 45 डिग्री की लाइन बनाई मैंने, रिजल्टेंट इसका 45 से कम में ही उपलब्ध होगा। ये वाला इसका रिजल्टेंट होगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, मतलब रिजल्टेंट ये वाला होगा। लेकिन समस्या ये है कि रिजल्टेंट हम निकालेंगे कैसे? कैसे निकालेंगे बेटा? देख रहे हो ना, दो वेक्टर 90 डिग्री पे हैं, तो जो तुमने सीखा है आर इज इक्वल टू क्या सीखा है? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ऐसी है। अब बेटा लगा दो यहाँ पे, पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 4 का स्क्वायर, क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 3 का स्क्वायर। क्लियर हो रही बात? और बेटा ये आर की वैल्यू यहाँ देखो जरा, ये 16 हो गया, ये 9 हो गया, 9 16 कितने हो गए? 25, 5, ये 25 हो गया। आर की वैल्यू आ जाएगी 5 न्यूटन। रिजल्टेंट आ रहा है बेटा कितना? 5 न्यूटन। आप देख रहे हो, ठीक है ना। और एंगल भी, अभी एंगल कैसे निकालना हो बताऊंगा मैं, है ना। 5 न्यूटन आ गई ये वैल्यू। सर आपने ये वाला डायरेक्ट फॉर्मुला लगाया तो हो सकता है पल्ले ना पड़ा, तो कोई बात नहीं बेटा, आप बड़ा फॉर्मुला लगा लो, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा। बेटा थीटा बताना जरा कितना दिया है? थीटा कितना दिया बेटा? दो वेक्टर के बीच में देखना है, दो वेक्टर के बीच में देखना है कितना एंगल है बेटे? 90 डिग्री है। इसको 90 रखोगे जैसे, तो ये पूरी चीज तो जीरो हो गई ना। बचा क्या बेटा? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यही तो बचा है, यही बचेगा। और इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा यहाँ से? आर स्क्वायर। बेटा आर इज इक्वल टू फिर से वही आएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। सर इसीलिए आपने डायरेक्ट ये फॉर्मुला इस्तेमाल कर लिया था, ये रहा वो। समझ गए? तो मैंने बताया ना बेटा 90 डिग्री रहे तो ये काम करना होता है। चलिए आगे चलते हैं। सर ठीक है, हमने बहुत कुछ सीखा यहाँ पर कि वेक्टर क्या है। सर अब एंगल मान लीजिए, जरूरी तो है नहीं कि हमेशा 45 डिग्री। सर अगर 3 और 4 आ रही वैल्यू तो कितना एंगल भी कितना? तो बहुत ध्यान सुनना बेटे, अपन एक स्टैंडर्ड तरीका बना लेते हैं यहाँ पर। ये ध्यान सुनो बेटा, ये है क्यू, ये है पी, और मान लेते हैं इसका, अब ये देखो है ना, अब ये सिलेक्ट हो गया, लेकिन उस समय सिलेक्ट नहीं हुआ था, ठीक। और बेटा यहाँ पर अपन ने बना दिया इसका रिजल्टेंट। देखो बेटे, रिजल्टेंट का एंगल मतलब पी से, रिजल्टेंट और पी के बीच में एंगल को कहते हैं अल्फा, ठीक है, ये अल्फा रहेगा, अपन इसे अल्फा कहेंगे। और एक इससे बनाए तो बेटा इसको कहेंगे अपन थीटा। तो याद रखना बेटा, थीटा क्या है? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स दैट इज पी एंड क्यू। और बेटा अल्फा के लिए अगर मैं तुमसे पूछूं, एंगल बिटवीन कौन है बेटा? आर, यानी कि रिजल्टेंट एंड पी। क्लियर होगी बात बेटे? तो ये दोनों एंगल आपको याद रखने हैं कि कौन सा एंगल किसके बीच में है, ठीक है। लेकिन सर हम इंटरेस्टेड है अल्फा निकालने में। बेटा देखो अल्फा कैसे निकालते हैं, यहां पर आपको पहले लिखना है tan अल्फा, ठीक है। कैसे वैल्यू आएगी? बहुत ध्यान सुनना, Q इंटू साइन थीटा अपॉन में P प्लस Q कॉस थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखो, रिजल्टेंट का एंगल अल्फा निकालने काम आता है। फिर से बोल रहा हूं बेटा, Q और P क्या है बेटे? ये वेक्टर है हमारे, ठीक है। ये देखो साइन के बगल में जो लगा है वो थीटा है ना, Q से परेशान मत होना उसको। ये Q है, ये हमारा ये वेक्टर है, ये P है, ये हमारा ये वाला वेक्टर है। फिर से मैंने Q लिखा है, ये हमारा ये वाला वेक्टर है। जो एंगल के बाद लिखे तो थीटा होते हैं, तो आपको मालूम होता है। तो याद रखिएगा, अल्फा निकालने का ये तरीका होता है। अल्फा कैसे निकालते हैं? कोई बोले तो कितना है? रिजल्टेंट का एंगल अगर निकालना है, रिजल्टेंट का एंगल अल्फा होता है, अल्फा को निकालने का तरीका होता है tan अल्फा इज इक्वल टू Q इंटू साइन थीटा अपॉन में P प्लस Q कॉस थीटा। समझ गया नहीं समझे? अब चलो अपन इसको थोड़ा सा धैर्य से आराम से निकालते हैं, ठीक है। चलो बेटा सीखेंगे। मान लो बेटे, है ना, बस क्लास खत्म ही हो रही है बेटा, थोड़ा सा और 5-1 मिनट अपन लेंगे। बेटा मान लो कि ये है 5 न्यूटन और ये भी क्या है? 5 न्यूटन। अब आपको सबको पता है कि रिजल्टेंट जो है, अगर ये 90 डिग्री है,
है ना बेटे। थीटा अपना कितना है यहाँ पे 90 डिग्री, हमें निकालना है ये अल्फा। अब आपको मालूम है क्योंकि जब मैग्नीट्यूड सेम होते हैं तो जो रिजल्टेंट होता है, पहली बात तो हमें मालूम है इसकी वैल्यू क्या है 5√2 न्यूटन, अपन डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं। अब तो आपने सीख लिया उसको। सर अल्फा निकालना है, आपने बताया था कि जब दोनों मैग्नीट्यूड सेम होंगे तो डिग्री का आधा होता है, दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल होता है उसका आधा होता है। तो ये हमारी कितना दिख रहा है 45 डिग्री, लेकिन हमें इसे प्रूफ करना है। हम इसे क्या करना चाहते हैं बेटा, प्रूफ करेंगे इसे अपन। चलो प्रूफ करते हैं। तो हमें मालूम है कि tan अल्फा, देखते हैं अगर अल्फा की वैल्यू 45 आती तो फिर ये हमारा अंदाजा बिल्कुल सही है। तो अपन उस फॉर्मूले से निकालेंगे बेटा, क्या होता है Q साइन थीटा अपॉन में P प्लस Q कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है हमारा, सबको पता है ये बात, ठीक है। बहुत ध्यान सुनना बच्चों, ये है हमारा फॉर्मूला। बेटा Q की वैल्यू कितनी है 5, है ना, जरा रख दो यहाँ पे tan अल्फा इज इक्वल टू ये 5। बेटा थीटा कितना है 90 डिग्री, याद रखना थीटा पूछ रहा हूँ, अल्फा तो निकालना है। थीटा कितना है बेटा, थीटा मतलब दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। साइन 90 कितना होता है बेटे, साइन 90 कितना, देखो कॉस 90 0, साइन 90 1, तो ये 1 हो गया, बात ही खत्म हो गई, ये 1 आ गया इसकी वैल्यू। यहाँ बेटा P की वैल्यू भी कितनी है 5, Q की वैल्यू भी कितनी है 5, है ना, लेकिन कॉस 90 कितना होता है बेटा, कॉस 90 0, याद रखना इस बात को। देखो ये मत भूला करो ना, ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत काम आएगी। साइन 90 कितना होता है बेटे, साइन 90 1, और कॉस 90 कितना होता है 0, ठीक, इनको याद रखा करें। तो यहाँ पर रखना था कॉस 90 हो गया 0, तो ये वाला पूरा पोर्शन तो 0 हो गया, बचा क्या 5 अपॉन में 5। देख बेटा ध्यान से, 5 अपॉन में 5, ये दोनों कट गए बेटा, क्या बच्चा 1। अब मुझे एक बात आना बच्चों, tan अल्फा, ये देखो tan अल्फा बराबर आ रहा है 1, tan अल्फा बराबर आ रहा है 1, यानी इसको तुमने सुना है बेटे कि, अब मुझे बताओ tan अल्फा में यानी tan की कौन सी डिग्री में 1 वैल्यू आती है। सबको मालूम है कि सर जब आप अल्फा इज इक्वल्स टू कितना रखेंगे 45 डिग्री, है ना, तो tan 45 डिग्री कितना होता है 1। तो देखो बेटा क्या अपन ने पहले से लिख के रखा था, यहाँ पे अल्फा कैसे आया है 45, और मैंने आपको पहले अंदाजे से बता दिया था कितना होगा 45। आया नहीं आया, समझ गए मेरी बात। अब चलिए एक केस और पढ़ा रहा हूँ, है ना, इसके बाद अपन इस क्लास को यहीं पे खत्म करेंगे, क्योंकि देखिए इसके बाद हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें वेक्टर वगैरह का बहुत इस्तेमाल है, इसीलिए इसको मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आप कुछ भी करके अगर आपको क्या करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने हैं आपको, वहाँ पे फोर्स, क्योंकि मालूम है ना सारी की सारी बेटा वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और हमारे फोर्स, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई और हमारा फोर्स हो गया, जब इनको एडिशन करोगे सब्ट्रैक्शन करोगे किसी किसी एंगल पे होंगे तो कैसे करोगे, तो इसीलिए ये सब मैं पहले से बता रहा हूँ ताकि वहाँ पर मुझे सब बताना ना पड़े, इसीलिए आप इस लेक्चर को पहले देखेंगे, ठीक है। चलिए अपन पूरी फिजिक्स पढ़ेंगे बेटा, पूरी पूरी खत्म करेंगे, पूरी अच्छे से ही पढ़ेंगे, कुछ गलत नहीं कर रहा उसमें। अच्छा अब ध्यान सुनना, क्या बताने वाला था मैं आपको, चलिए एक केस ले लेते हैं। इसको बताने से पहले बच्चों एक बात जरा सुनो ध्यान से। मान लो एक ट्रिपलेट है ना, ऐसे में बहुत सारे ट्रिपलेट आपको बताऊंगा क्योंकि बहुत काम के आते हैं बेटा, ये ट्रिपलेट बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना ही मेरी बात ध्यान से बेटा। मान लो इसकी वैल्यू 4 हो, इसकी वैल्यू 3 हो, तो आपको मालूम है ना पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आपके हाइपोटेनस की वैल्यू 5 ही आने वाली है, ये आपको पता है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। अब क्या करने वाले हैं, कोई हमसे ये एंगल पूछे तो बेटा देखो क्या है कि क्योंकि ये तो मतलब ये कोइंसिडेंस समझ लो, ये एंगल जो होगा ना, ये 5 है ये 3 है, तो एंगल बनता है बेटा 53 डिग्री, ठीक है। ये हर तरह के एंगल में काम नहीं करता, इसलिए ध्यान रखना ट्रिपलेट में कैसे एंगल निकालते हैं। फिर सुनो बेटे, सब में नहीं करना है ना ट्रिक, ये तो इस ट्रायंगल में ऐसा कोइंसिडेंस बन गया है ना, हर जगह ऐसा होता नहीं। मैं साफ बोल रहा नहीं कि तुम हर जगह उसको अपनाते करो, तुम बोलो कि ये 4 ये 3 तो उसको तुम 43 डिग्री बना दो, नहीं भाई ये 90 डिग्री है। ये कितना है बेटे, ये 90 डिग्री है। अब ध्यान सुनना बेटा, पूरे एंगल का सम होता है 180 डिग्री, पूरे ट्रायंगल के एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। इन दोनों को प्लस करो, 180 में से माइनस करोगे, यहाँ पर आपको मिलेगा 37 डिग्री। और आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, अगर आप पहली बार सुन रहे तो 37 डिग्री फिजिक्स में बहुत परेशान करती है, 53 डिग्री बहुत परेशान करती है, क्योंकि देखिए 60 सबको मालूम होता है, साइन 60, कॉस 60, टेन 60, कॉट 60, ये सब कर लोगे। लेकिन तब क्या करोगे जब आपके पास टेन 37 आ जाए, साइन 53 आ जाए, ये सब आते हैं ना, इसलिए ट्रिपलेट याद रखना। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, देखो कैसे काम करता है, एक क्वेश्चन भी करवाऊंगा मैं अभी आपको। चलिए मैं थोड़ा सा ये वाला कलर ले लेता हूँ, हल्का थोड़ा। बेटे मुझे बताओ जाना, यहाँ पर अगर मैं तुमसे पूछ लूँ, है ना, क्या पूछ लूँ, मुझे टेन 37 डिग्री बताना ज़रा। अब ध्यान सुनना, जिस एंगल की मैंने बात करी है वो 37 है, 53 नहीं है। जिस भी एंगल की अपन बात करते हैं ना, उसके सामने वाले को देखते हैं परपेंडिकुलर, ये बन जाएगा उस समय बेस, और ये तो हाइपोटेनस है ही। नहीं समझे? अगर मैं आपसे tan 53 पूछता तब आप इससे परपेंडिकुलर बोलते, इससे बेस बोलते, तो ये तो आपको मालूम हो गई ना बात, है ना, किसको क्या बोलना है। तो मैंने अभी tan 37 लिखा है, अगर मैं tan 53 लिखता तो फिर ये परपेंडिकुलर होता, ये बेस होता। लेकिन अगर मैं tan 37 पूछ रहा हूं तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता। हमेशा याद रखिए, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ठीक। और एंगल जिस पे लगा होता है वो बेस होता है, और जो बच गया वो हाइपोटेनस होता है। बेटा ये तो हमें मालूम है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, tan की वैल्यू यही होती है। अब चलो यहां से निकालें जरा। तो बेटा परपेंडिकुलर 37 के सामने क्या 3, और बेस कौन सा बेटा 4, यानी सर tan 37 डिग्री बराबर आ रहा है 3/4।
ऐसे ही है ना, मतलब आपसे कभी ये पूछ लिया जाए कि ध्यान सुनो बेटा, मान लो मैं ऐसे रख दूँ tan अल्फ़ा बराबर 3/4 कभी आ जाए और आपसे किसी ने अल्फ़ा पूछा है, तो ये मत करना tan इनवर्स उधर भेज दिया। देखो कुछ याद रखना है आपको, क्या मेरी बात ध्यान सुनना बेटा, किस एंगल के लिए 3/4 वैल्यू आती है tan की? तो आपने देखा है 37 डिग्री के लिए tan की वैल्यू कितनी आती है? 3/4, यानी अल्फा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 37 डिग्री। अरे समझ पा रहे हैं? देखो यहीं से निकाला मैंने, ऐसे आप tan 53 निकाल सकते हो, आप कुछ भी निकाल सकते हो। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, जरा उसको देखो, है ना, एक क्वेश्चन करते हैं, है ना, लास्ट क्वेश्चन है बेटे, खत्म फिर। ध्यान देना बेटा, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये आपके P की वैल्यू, ये आपके बेटा Q की वैल्यू, और यहाँ पर जो थीटा है वो 90 डिग्री है, और अपने को अब आपको मालूम है ना, जो अपना रिजल्टेंट है वो 45 डिग्री तो नहीं होगा, है ना, उसका अल्फा हमें निकालना है, ये हमें निकालना है, ठीक है, उसका अल्फा हमें निकाल करके सामने रखना है। अब देखो आपको कैसे कैसे मैंने जो वेक्टर में आज शुरू से सिखाया है वो कैसे काम आने वाला है। आप क्या करेंगे बेटा, पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड है, पैरेलल शिफ्टिंग इसकी अलाउड है, अरे अलाउड है नहीं आउट है बेटे, है ना। तो देखो जरा ध्यान से, इसको अपन उधर कर दें अगर, ठीक, मान लो इस पैरेलल शिफ्टिंग उधर कर देते हैं अपन, तो देखना जरा ध्यान से, ये हो गया हमारा R, ठीक है बेटा, ये रिजल्टेंट बेटा, ये हमारा कितना हो गया 4, और ये जो आपने ये किया बेटा, ये क्या है 3, आ रहा है नहीं आ रहा है? बहुत बढ़िया। अब ध्यान सुनना बेटा, कहाँ चले गए, इनकी वैल्यू कितनी है, ये रही, ये 4 है और ये कितनी है 3 है। आपने देखा था रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी आ रही थी, 5 आ रही थी। अगर आप रखोगे, किस में रखना है, फॉर्मूला क्या होगा, √p² + q², जैसे इसमें रखोगे 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ये 16 और 9 मिलकर के 25, 25 से बनेगा 5, रिजल्टेंट 5 आएगा। लेकिन हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं, वो तो वैल्यू हमारी निकल गई, हमें निकालना है इसका एंगल, अल्फा कितना होगा। तो मेरी बात बहुत ध्यान सुनना बेटे, हमें अल्फा चाहिए, है ना, रिजल्टेंट का। अब देखो जरा ध्यान से, ये रहा, ठीक है, ये हमारा अल्फा, ये हमें चाहिए भैया, ये अल्फा में हम इंटरेस्टेड है, थीटा। अब देखना बेटा कैसे निकालना, क्या करेंगे, अपने को फॉर्मूला तो मालूम है कि tan अल्फा = q sin थीटा अपॉन में p + q cos थीटा। ये होता है कि नहीं होता बेटा, फॉर्मूला होता है कि नहीं होता? बहुत बढ़िया। कि बेटा q की वैल्यू तुम्हें मालूम है, यहाँ पे क्या रख दोगे 3, ठीक है, और यहाँ पर देखो जरा, यहाँ पर थीटा रखना बेटा, थीटा ये होता है थीटा, याद रखना उसको, ये तो हमें कैलकुलेट ही करना है, ये हमें पता कहाँ है, ठीक है ना, हमें निकालने के लिए बोला गया, तो ये कुछ केस दिया, उसने निकालने के लिए बोला बेटा, sin 90 कितना हो गया 1, तो बात खत्म हो गई। p की वैल्यू कितनी थी 4, वो लिख दी बेटा यहाँ पर, और ये प्लस, अब देखो cos 90 कितना होता है 0, यानी 3/4 ही आएगी। अब ध्यान सुनना बेटा, tan अल्फा = 3/4, tan अल्फा = 3/4 बेटा, 3/4 tan अल्फा की किस वैल्यू के लिए tan की वैल्यू 3/4 आती है, अल्फा की कौन सी वैल्यू के लिए tan की वैल्यू 3/4 आती है? तो आप मुझे बता सकते हो सर, यहाँ पर ये जो अल्फा होगा ये 37 डिग्री होगा। तो आपको समझ में आया दोस्तों किस तरह से ये ट्रिपलेट काम करता है। ये ट्रिपलेट याद नहीं होगा तो बाकी सब नहीं कर पाओगे। अब आपसे हो सकता है वो tan 53 पूछ लेते, कुछ भी आ सकता है यहाँ से, है ना। जैसे मान लो यहाँ से मैं tan 53 निकालने के लिए बोलूँ आपको, tan 53 डिग्री। अब देखो क्या मैंने 53 बोल दिया। अब आपको मालूम है पंडित बद्री ये P/B होता है बेटा, P मतलब अब ये सामने वाला, तो ये 4 हो गया, बेस मतलब बेटा 3 हो गया। तो ये देखो जरा, ये किसकी वैल्यू है, 53 डिग्री की वैल्यू है। tan 37 की वैल्यू आती है कितनी, 3/4, है ना। tan 37 की 3/4 है और tan 53 की 4/3। क्लियर हो गई बात। ऐसे ही आप साइन की निकाल सकते हो, साइन 37 डिग्री निकाल के दिखा दो जरा मुझे यहाँ से। क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। अरे होता नहीं होता। अब 37 बोला मतलब ये तो परपेंडिकुलर इसका ये हो गया 3 और ये हाइपोटेनस हो गया 3/5 होती है बेटा इसकी वैल्यू। ऐसे जरा मुझे cos 37 निकाल करके दिखा दो। क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। होता नहीं होता। तो cos 37 मतलब ये, तो बेस कितना है 4 और हाइपोटेनस मतलब ये। तो देख रहे हो आप किसी भी तरीके की वैल्यू निकाल सकते हो। आपको ट्रिपलेट याद रखना है। ऐसी एक आध और ट्रिपलेट होते हैं, मैं बताऊंगा आपको आगे चलते हुए, ठीक है। तो बच्चों मुझे बताइएगा ज़रूर आपका लेक्चर कैसा लगा, ठीक है। मिलेंगे अगले लेक्चर में, कल ही मिलेंगे और इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ेंगे। और आज अभी केमिस्ट्री का भी लेक्चर एक अपलोड होगा, तो उसे भी देखना भूलिएगा नहीं। आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, और मिलते हैं अगले लेक्चर में।